चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसका बेसिक एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाय ट्वेल्थीज, तो हम लोग पहुंच चुके हैं एनपीओ चैप्टर पर, जिसकी फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे के लिए यानी कि प्रॉफिट के लिए नहीं चल रही, उसको हम एनपीओ बोलते हैं और इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एनपीओ बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे कि ये मीनिंग क्या बताता है एनपीओ का। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये चैप्टर अगर आप जानना चाहते हो कि कैसा है, मुश्किल है, इजी है, तो ये मिडल रेंज का चैप्टर है। ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ही ईजी है कि भाई आपने एक ही चीज़ करी और हो गया, नहीं। इसमें 3 to 4 कंसेप्ट है जो आपको समझने हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपने आप हो जाएगा आपसे। तो मतलब मिड रेंज का है, एडमिशन जितना बड़ा नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है जिसमें 3 से 4 कंसेप्ट है जो हमें करने हैं, राइट। अब आते हैं इसके मीनिंग पे। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि आखिर एनपीओ का मतलब क्या होता है बुक की लैंग्वेज में। एनपीओ आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव। एनपीओ क्या होता है, एक सेटअप किया जाता है, किस लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका बेसिकली, टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक और अ मेंबर। मतलब आप इसमें क्या करते हो, ये एक बेसिकली सेटअप है या ऑर्गेनाइजेशन है। किस पर्पस के लिए होती है कि आपने एजुकेशन फैसिलिटी देनी है किसी को, या फिर आपने कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज़ करनी है। लाइक होता है ना, इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक वो सोसाइटी बन रखी है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, गेम्स वगैरह खिलाई जाती हैं। तो उस सोसाइटी को वो ट्रस्ट बेसिकली जिसे हम कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं, तो उसको कौन रन करता है, उसके मेंबर्स रन करते हैं, ठीक है। और वो चलती कैसे, आपस में मेंबर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबरशिप फीस के थ्रू और उसको रन करते रहते हैं। तो हर कोई उसमें, अगर कोई बाहर का जन भी आके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हम रोकते नहीं हैं उसमें। वही एनपीओ है। क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली सर्विस मोटिव के साथ आती है। और उस मोटिव में क्या होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपकी एजुकेशनल हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड, रिलीजियस हो सकती है, या फिर पब्लिक सर्विसेज आप हो सकता है, छोटा सा क्लिनिक या अपना डिस्पेंसरी टाइप अपना खोलो मेंबर्स मिलके, ताकि आपकी सोसाइटी के लोग या बाहर के लोग भी अगर वहाँ पे उन चीज़ों के बेनिफिट उठाना चाहते हैं कि वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती है, सस्ती दवाई मिलती है, तो आप अपना खोल सकते हो, जिसका बेसिक एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, देखिए। एनपीओ का फर्स्ट फीचर है एंटिटी। एंटिटी का मतलब ये होता है कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि यू हैव टू रजिस्टर्ड इट। जो भी आप मेंबर्स मिलकर डिसाइड करो कि भाई हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोली है कि हम आपस में एक दूसरे के बेनिफिट करेंगे, एक दूसरे का मतलब भला करेंगे, बेनिफिट तो नहीं भला करेंगे, तो आपको उसे रजिस्टर कराना ज़रूरी है, जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी और उसका इंडिविजुअल पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेकेंड, पर्पस। किस पर्पस से खोली जाती है, रेंडरिंग सर्विस, यानी कि जो भी एनपीओज हमारी खुलती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव हो सकता है। अब एक्टिविटीज़ अलग अलग हो सकती है लेकिन मोटिव एक ही होना चाहिए, दैट इज सर्विस मोटिव। थर्ड है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है कि यानी कि उसका मेन ऑनर कौन बन के रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये एक चैरिटेबल या ट्रस्ट होती है, तो इसका कोई भी ऑनर नहीं होता, इसको इंडिविजुअल जो भी मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी से बिलोंग होती है, तो वो उसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी से बिलोंग है, तो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेंबर इसका ऑनर नहीं होता। प्रॉफिट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव। अब ये तो हमें पता ही है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। और अगर इसको प्रॉफिट, ऑफकोर्स अगर हम एनपीओ खोलते भी हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है और खर्च भी हो रहा है, तो हम ये तो ज़रूर पता लगाते हैं कि हमारे पास पैसा कितना आया और कितना गया, ठीक है। अगर ज़्यादा आया और कम गया तो हम उसे सरप्लस बोलेंगे, और अगर कम आया लेकिन ज़्यादा चला गया तो हम उसे डेफिशिट बोलेंगे, लेकिन उसके लिए हम प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मैनेजमेंट,
अब इसको चलाता कौन है, यानी कि मैनेज कौन करके चलते हैं, तो मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो भी आपके मेंबर्स होते हैं जिनको हम ट्रस्टीज, मैनेजिंग कमिटीज़ बोलते हैं, जो भी हम सारे सोसाइटी के लोग उन लोगों को चूज़ करते हैं कि भाई आप इसको रन करोगे। उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हम होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, हर एक सोसाइटी का भी इवन होता है, तो वही चीज़ इसमें भी रहती है। मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट किससे रन किया जाएगा वो बताना है, तो मैनेज बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनको आपने चुना है कि वो इस जो भी आपकी ट्रस्ट है उसको रन करें। इसके बाद है फंड। फंड का मतलब ये है कि यहाँ पे पैसा आता कहाँ से है, तो जो भी मेंबर्स हैं, जो भी उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो उसमें पैसा देते हैं, लाइक मेंबरशिप फीस दे सकते हैं, या फिर कोई बाहर का पर्सन भी अगर डोनेशन देना चाहता है तो इसमें दे सकता है। इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। तो सेम वही हिसाब रहता है। अकाउंट्स तो देखो अब हमें मेंटेन करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके नाम अलग हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नेचर भी ऑफ कोर्स अलग है उनके, लेकिन अकाउंट बनाने ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खोल के बैठ गए तो हमें कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें अकाउंट फिर भी बनाने पड़ेंगे। तो ये था एनपीओ का मतलब और उसके फीचर्स। ये सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए कि आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट, कि एनपीओज होती क्या हैं, ठीक है ना। बाकी इसका मेन जो आपको क्वेश्चन आएगा वो तो प्रैक्टिकली आना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एनपीओ और बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि इसके डिफरेंस इतने ईजी थे कि मुझे लगा कि कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला लिया मैंने पर्पस। आप खुद बता सकते हो एनपीओ का पर्पस क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, और बिजनेस का पर्पस क्या होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड है फंड। एनपीओ को पैसा कहाँ से मिलता है, उसके मेंबर्स से मिलता है, या फिर कोई भी डोनर अगर कोई डोनेशन देना चाहते हैं वहाँ से। लेकिन बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, भाई कोई डोनेशन नहीं आती, बिजनेस वालों को खुद पैसा लाना पड़ता है। तो या तो वो अपने ऑनर्स से फंड आता है या फिर वो बाहर से लोन लेते हैं, तो जिसे हम बोरोड फंड बोलते हैं, राइट। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें पता चल गया एनपीओस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, जबकि बिजनेस में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। सरप्लस और प्रॉफिट, बिजनेस एनपीओ में सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाते, ठीक है, ना ही लॉस। लेकिन बिजनेस जो आता है या तो वो प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट अर्न करेगा या फिर नेट लॉस अर्न करेगा। तो थे ना बहुत सिंपल, इसलिए मैंने यहाँ लिखे भी नहीं। तो ये बहुत छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट था। अब इसके आगे इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार समझेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अकाउंट से कि आखिर एनपीओ में हमें पता चल गया 3 अकाउंट बनते हैं। एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, एज अ 12th बता रही हूँ कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा, आपको उसे देखते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनानी होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मल लेजर हम बनाते हैं ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट उसी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं होता। डेबिट साइड को हम रिसीट लिखते हैं, यानी कि आपको पर्टिकुलर्स की जगह रिसीट लिखना है, और पेमेंट क्रेडिट साइड को पेमेंट लिखना है। देखिए जनरली जो रूल होता है हम लोगों का अकाउंट्स का वो यही होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो रियल अकाउंट का यही होता है, वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है रियल नेचर का। क्या है, डेबिट, आप जो भी आपके पास पैसा आ रहा है आप उसे क्या करते हो, डेबिट करते हो, पैसा जाता है तो आप उसे क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, जैसे कि हम कैश बुक में 11th क्लास में सीखा था, ठीक है। वही चीज़ इसमें भी है, लेकिन ये आपको गिवन होगा। इसमें आपको 2 बैलेंस बीडी कैश का ओपनिंग और बैंक का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी रिसीट होती हैं जो आती हैं, देखिए एक एनपीओ के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपके पास फॉर्मेट भी होगा बुक में, है ना, आप उसमें से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि यहाँ पे हमारी रिसीट का नेचर एनपीओ में थोड़ा अलग होता है। कौन सी रिसीट होती है हमारी, लाइक हमारी डोनेशन होती है, हम लोगों की जनरल डोनेशन हो सकती है, मेंबरशिप फीस हो सकती है हमारी, और सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब कराऊंगी तब अलग से बताऊंगी, राइट। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, लाइक मेंबरशिप फ़ीस हम लोगों को पता है ना, जो हमें मेंबर बनते हैं तो पैसा देना पड़ता है मेंबर बनने का, वही चीज़ है। सब्सक्रिप्शन हमारी जो फ़ीस जाती है एक तरीके से वो भी इनकम ही होती है हमारी एनपीओ के लिए, लेकिन उसका पूरा ट्रीटमेंट है जो हम आगे करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ ये पढ़ेंगे अभी
कौन सी रिसीट होती है? तो रिसीट में बहुत सारी है। देखिए, आपकी एंट्रेंस एडमिशन फ़ीस है, आपने न्यूज़पेपर सेल किया वो आ जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, बहुत सारी इनकम्स है जो एक एनपीओ को होती है। मिल रहा है ना पैसा, डेबिट कर देंगे, जहाँ जा रहा होगा क्रेडिट कर देंगे। जाएगा कहाँ? सैलरी, रेंट या किसी भी चीज़ के आपने अदर पेमेंट्स कौन कौन से, ऑडिट, रिपेयर, जितनी सारी चीज़ों में हमारा पैसा जा रहा है क्रेडिट कर देंगे, राइट। अब आपने डेबिट सारी इनकम करी, क्रेडिट सारे एक्सपेंस तो नहीं, पेमेंट्स करी, ठीक है। यानी कि जितना पैसा आ रहा था डेबिट कर दिया और जा रहा था तो क्रेडिट कर दिया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमारी ये साइड ज़्यादा आई है, यानी कि हमें पैसा ज़्यादा मिला है लेकिन दिया कम है, तो हमारा बैलेंस सीधी निकल जाएगा कैश या बैंक का, राइट। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारा ये साइड ज़्यादा है, यानी कि हमने पेमेंट ज़्यादा करी है और हमारे पास आया पैसा कम, तो उस समय पे बैलेंस सीधी ओवरड्राफ्ट होगा, यानी कि आपने पैसा ज़्यादा दे दिया जबकि आपके पास इतना नहीं था। तो ये इट मीन्स आपने बैंक से या तो वो पैसा एक्सेस विड्रॉ करा होगा, तो वो बैलेंस सीधी ओवरड्राफ्ट कहलाता है। इसी तरीके से इसका ओपनिंग भी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है ओवरड्राफ्ट का बाय बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट यानी कि ये जो ओवरड्राफ्ट आपका सीडी है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? बीडी। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको बीडी ओवरड्राफ्ट में गिवन है तो वो आप ओपनिंग के समय पर लिख देते हैं। और वो आता कैसे है वो मैंने आपको बताया कि अगर आपने पेमेंट ज़्यादा कर रखी है और आपके पास पैसा ये साइड कम आ रही है, यानी कि अगर सपोज ऐसा करो कि आपके पास 1 लाख की पेमेंट करी लेकिन पैसा सिर्फ 80,000 आया था, तो 20,000 क्या है? आपका ओवरड्राफ्ट है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था जो कि आपको गिवन होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा सा, ये एक रियल अकाउंट होता है, यानी कि ऑफ कोर्स व्हाट कम्स इन ऐड करते हैं एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ ये रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करता है। कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है? जो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन अ ईयर होता है, मतलब एक साल से ज़्यादा हमें उसका बेनिफिट उठाना होता है, ठीक है। तो वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं। और रेवेन्यू यानी कि आपने सैलरी पे करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 महीना ही होगा, यानी कि आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी होगी तो 1 महीना ही यूज़ की होगी, उसके बाद आपको बिल भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। इसके अलावा इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आपको करंट ईयर का पैसा मिल रहा है रखोगे, प्रीवियस ईयर का यानी कि पिछले साल आपको किसी ने पैसा देना था वो अब दे के जा रहा है, बिल्कुल लिखेंगे। कोई नेक्स्ट ईयर का पैसा भी दे के चला गया तो वो भी लिखेंगे। तो यानी कि आपको इधर मतलब किस चीज़ से आपके पास पैसा आ रहा है, चाहे वो पिछले साल का आ रहा है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का आ रहा है या वो करंट ईयर का आ रहा है, तो कोई सा भी ईयर हो आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको लिखना ही लिखना है। तो ये था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बुक में ना एक डिफरेंस दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बुक में गिवन है, लेकिन क्या डिफरेंस है? देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसमें भी पैसा रिकॉर्ड किया जाता है और कैश बुक में भी हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि पैसा आया और गया, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंसेस हैं। वो क्या है? देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, राइट, यानी कि 40 ईयर एंड पे बनाया जाता है, जबकि कैश बुक जो है वो डेली बेसिस पे बनाई जाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समराइज्ड वे में है, ठीक है, एक समरी वे में है, लेकिन कैश बुक हमारी डेट वाइज होती है, यानी कि डेट के अकॉर्डिंगली हम उसमें ट्रांजेक्शन्स करते हैं। हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक को देखकर बनाते हैं, यानी कि कैश बुक में जो आपने ट्रांजैक्शन कर रखी है उनको देखते हुए हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जबकि कैश बुक किसी को भी देखकर नहीं बनाई जाती। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ एनपीओ बनाती है, जबकि कैश बुक सब बनाते हैं। तो ये कुछ माइनर डिफरेंसेस थे जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको समझ आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।